नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोराहाट विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 मार्च को राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 सालों में राज्य सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के कई प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ की महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री घसियारी योजना लेकर आ रही है। इस योजना से महिलाओं को जंगल से सिर पर घास की गठरी लाने से छुटकारा मिलेगा। इस योजना से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदारी दी गई है, जिससे आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी। एक साल आपके पास बचा है, उस पूरे एक साल में आप बड़ी मांगों को भी हमने यहाँ पर रखा है। आगामी 18 मार्च को 4 साल पूरा होने पर त्रिवेंद्र सरकार अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों की जानकारी जनता के बीच तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। 18 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता को 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर विधायकों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और दायित्वधारियों को समिति में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार के 4 साल पूरा होने पर विधानसभा वार विकास पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाएगा। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी मंत्रियों, विधायकों और दायित्वधारियों के साथ बैठकें भी की हैं। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता से पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का वादा किया था और लोकतंत्र में जनता को भी ये अधिकार है कि वो ये जान पाए कि उनके जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं। जनता सरकार से हिसाब मांग सकती है और इसीलिए आगामी 18 मार्च को सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को देगी। कि उनकी जनप्रतिनिधि देखिए, हम पिछले वर्ष ये उपलब्धियां नहीं बता पाए थे। हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाएंगे और हम जनता को हिसाब देंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि उनकी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, वो हिसाब को उनको मांगने का अधिकार है और वो हिसाब हम उनको 18 मार्च को देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कुमाऊं मंडल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत रानीखेत के निकट स्थित चिलिया नौला में श्री 1008 हीराखान भोले बाबा के आश्रम में स्थित शिव मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तराखंड की उन्नति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मंदिर को कुमाऊं के प्रसिद्ध संत बाबा हीराखान ने स्थापित किया था। उन्होंने कई वर्षों तक इस स्थान पर ध्यान और तप किया था। बाबा की विद्वता और सिद्धि को देखते हुए स्थानीय लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे। अब बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद इस मंदिर में बाबा की मूर्ति के रूप में उनकी पूजा की जाती है। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर अपने अनोखे बयान से सनसनी फैला दी। दरअसल प्रणव चैंपियन ने शहरी क्षेत्रों के विधायकों की निधि काटकर ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की निधि बढ़ाने की मांग की। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है, उसी तरह से कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उनकी निधियों में और ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की निधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार को चाहिए कि शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी निधि कम करके कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विधायक चैंपियन, बात करेंगे क्या मसला। चैंपियन साहब, कहने का मतलब क्या है आपका? मान्यवर, बड़ी सीधी सी बात है। भारतवर्ष में डेवलप्ड वर्सेस अनडेवलप्ड, विकसित वर्सेस अविकसित का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा से आते हैं, जो खादर क्षेत्र है, जहाँ पर कीचड़, जल प्रवाह, बाढ़, रेता, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा ये कहना है कि मैं अपने किसानों को खड़ंजा तक नहीं दे पाता। किसान कंधे पे गन्ने की पूली रख के खेत से बाहर निकलते हैं, अपनी कृषि उपज को भी खेत से नहीं निकाल पाते। काश उनके खेतों तक खड़ंजे पहुँच जाएँ। मैं ना सीसी रोड मांग रहा हूँ, ना सड़क मांग रहा हूँ, ना इंटरलॉकिंग टाइल मांग रहा हूँ। खड़ंजा सबसे सस्ता लगता है खादर क्षेत्र में और वही लास्ट करता है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि धन की कमी है। विधायक निधि इतनी कम है। चलिए, उत्तराखंड में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्रिवेंद्र रावत जी के आशीर्वाद से हमें 4.25 करोड़ रुपया है,
अन्य राज्यों से ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी डिस्पैरिटी है। जो शहर के विधायक हैं, उन माननीय विधायक जो मेयर क्षेत्र में आते हैं या नगर निगम है, महापौर हैं, वहाँ पार्षद ऑलरेडी बहुत काम कराते हैं, विधायक के लिए बहुत कम काम बचता है। और वैसे भी कंक्रीट जंगल हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सड़क के ऊपर सड़कें थोड़ी बनाएंगे वो लोग। आवश्यकता हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ गरीब किसानों के पास कृषि उपज निकालने के भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि भारत सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से एक अध्ययन कर लिया जाए, और जिन माननीय विधायक के क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ संसाधनों का, अवस्थापनाओं का अभाव है, उनकी विधायक निधि को अन्य विधायक निधि से कई गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। मेरी तो मांग है कि हमें 10 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप इस मांग को केवल विधानसभा में उठाएंगे या मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, या आगे की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित में ज्ञापन दिया जाएगा। विधानसभा सत्र हमारा 1 मार्च से हो रहा है, उसमें भी कोशिश करेंगे किसी नियम के अंदर ही आ सका। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संज्ञान में भी मिलाऊंगा। रचनात्मक ये सुझाव है और इस पर अमल जरूर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ग्रामीण क्षेत्रों का भला होगा। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो मांग है उस पर विरोध खड़ा हो जाए और दूसरे शहरी क्षेत्र के विधायक विरोध करने लगे, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विरोध तो लोकतंत्र का अंग है, लेकिन विरोध हो या उसके पक्ष में लोग आए, मेरिट पे देखना चाहिए। मेरिट क्या है, सरकार इसका अध्ययन करे, और मेरी बात में अगर दम है तो वही कहें जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, तो चैंपियन ने साफ तौर पर कहा कि चाहे विरोध हो या कुछ भी हो, वो अपनी बात रखेंगे और मेरिट को जरूर देखेंगे, यानी कि जो मेरी बात में अगर दम हो तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे मसले को इस बार विधानसभा से लेकर के वो मुख्यमंत्री या फिर पीएम यानी मोदी के दरबार में भी रखेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि चैंपियन साहब की इस मांग को सरकार कितनी तवज्जो देती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लग सकता। उधर जिला पंचायती राज विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी के प्रेक्षागृह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद थे। साथ ही पंचायती राज उत्तराखंड शासन के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि पंचायती राज विभाग पौड़ी की ओर से गांव में बनाए जा रहे पंचायत भवन को काफी सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है, जिसको अन्य गांव के लोग भी प्रेरित होकर इस तरह के काम कर रहे हैं। पेयजल संरक्षण पर भी काफी बेहतर तरीके से काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल का संकट ना हो। वहीं पंचायती राज सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा कि पौड़ी, पाबौ और खिरसू के ग्राम प्रधानों और कार्मिकगण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि अन्य जनपदों में हो रहे गुणवत्ता के साथ हो रहे निर्माण कार्यों की प्रस्तुतियां भी दी गई। जिन ग्राम पंचायत विकासकारियों, एडीए पंचायत वीडियो ने अच्छा काम किया, उनको भी सम्मानित करेंगे। उधर नियमित करने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ लगातार आंदोलनरत हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों से आंदोलन को खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। पिछले वर्षों में सरकार ने उपनल कर्मचारियों का मानदेय 2 बार बढ़ाया। उपनल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने हमेशा उनके पक्ष में फैसले किए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात इस वक्त एक बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी गई। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। कुंभ मेला 2021 के लिए जारी की गई कोविड एसओपी श्रद्धालुओं को यानी कि अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट लेकर आनी होगी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री दी जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कुंभ को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अब कुंभ आने की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी अंतिम रूप लेती जा रही हैं। और उधर हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी गई। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से ये एसओपी जारी की गई है, जिसमें ये तय किया गया है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उधर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई।
कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी स्थित चरण पादुका मंदिर प्रांगण में सुबह 8:30 बजे पूजा अर्चना शुरू की गई। संतों ने धर्म ध्वजा का विधि विधान से मोरपंख, रुद्राक्ष की माला, तिलक, चंदन, रोली आदि से पूजन किया और इसके बाद संतों ने हर हर महादेव के जयघोष और बैंडबाजों की धुन पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि धर्म ध्वजा अखाड़ों की धार्मिक पहचान है। उधर कोविड महामारी से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार 4 मार्च को गैरसैंण में अपना 5वां बजट पेश करेगी। चुनावी वर्ष में सरकार तकरीबन 57,000 करोड़ से ज्यादा का बजट लेकर आ रही है। प्रदेश सरकार को 2022 तक राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करना है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का दबाव है। जाहिर है कि इस बजट में सेहत और किसानों की चिंता देखने को मिल सकती है। गैरसैंण में कल से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगी और इसके साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से ये बात कही गई। साथियों को रोजगार देने का काम 4 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन आज नौजवान साथी सड़कों पर रोजगार की डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। 4 साल का कार्यकाल हो गया है, लेकिन आज नौजवान साथी सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष करने का काम कर रहा है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि हम नौजवान साथियों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, नौजवान साथियों को पकौड़ा तल करके रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि सरकार के इन बयानों ने नौजवान साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है और इसीलिए आज उत्तराखंड का नौजवान साथी NSY की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं। इस सरकार ने जिला नियोजन का लगभग 700 करोड़ के बजट की बंदरबाट की है। सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा था कि जिला योजना के बजट का 40% रोजगार परक योजनाओं के लिए होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जिला योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए कहने के बावजूद भी राज्य सरकार उत्तराखंड जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं करवा रही और इन चुनावों की मांग को लेकर काफी वक्त से आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार जिला पंचायतों के लोगों के जरिए की जा रही मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते, तब तक आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी है और जरूरत पड़े तो आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनकी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक हो, हमारी कोशिश। ये जो राज्य सरकार है इसने तो काफ़ी सारे घोटाले किए हैं। अभी जो वर्तमान में घोटाला प्रकाश में आया है वो ये है कि इन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव न कराकर उस जिला नियोजन के 700 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं और सरकार ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि जो जिला नियोजन का जो फंड है, जो बजट है, उसका 40% रोजगार परक योजनाओं में लगाया जाएगा। अब इससे दिक्कत ये आ गई है कि जो हमारी छोटी स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इन्होंने जो काम करने थे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सरकार ने उस बजट की बंदरबाट कर दी है। तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए जो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई।
हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को सरकार में दायित्व सौंपकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। वहीं सीएम के इस फैसले का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद का कहना है कि राज्य सरकार अब तक लगभग 100 राज्य मंत्री बना चुकी है और हर महीने एक राज्य मंत्री पर राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए खर्च करती है। ऐसे में सभी राज्य मंत्रियों का एक महीने का खर्च लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बैठता है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा नहीं है। आए दिन सड़कों पर कर्मचारी अपने वेतन भुगतान को लेकर हड़ताल करते दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने चहेतों को राज्य मंत्री बनाकर उनके ऊपर पैसा पानी की तरह बहा रही। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी जो 17 और दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं, तो देखिए कुल मिलाकर के 100 के आसपास राज्य मंत्री बना दिए गए हैं, दायित्वधारी बना दिए गए हैं और एक दायित्वधारी का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है महीने का। तो आप ये मान के चलिए कि हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपया 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने इनकी जो चहेते हैं सरकार के या त्रिवेंद्र रावत जी के, उन पर खर्च किया जा रहा है, जबकि उस प्रदेश का जो प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जो प्रदेश में ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं आए दिन हड़तालों पर हैं। अगर आप उपनल कर्मियों को देखें, अगर आप कोरोना वॉरियर्स को देखें, अगर आप सचिवालय कर्मचारियों को देखें या आप डॉक्टर्स को देखें, तो सभी लोग हड़ताल आए दिन करते रहते हैं। तो ये एक बात तो सीधी सीधी ये साबित हो जाती है कि अपने जो चहेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश को गर्त में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और आप ये देखिए कि अब समय इतना कम बचा है, चुनाव में सरकार का इतना कम समय है और जाते जाते भी सरकार अपने चहेतों को ये चाहती है कि हर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन नेता लोग अपनी दावेदारी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी चहेती विधानसभा के कार्यक्रमों के माध्यम से करते दिखाई दे रहे हैं। खोलकर अपनी दावेदारी पेश न कर अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल हम बात करें कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की, जो 2007 से 2012 तक कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शैलेंद्र रावत का टिकट काट दिया और बीसी खंडूरी को कोटद्वार विधानसभा से टिकट दी गई, जिसमें बीसी खंडूरी चुनाव हार गए और बीजेपी ने हार का ठीकरा शैलेंद्र रावत के सिर पर फोड़ दिया और भितरघात का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। शैलेंद्र रावत ने अपने राजनीतिक जीवन पर मंडराते काले बादलों को दूर करते हुए 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वही कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के प्रवासियों का सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसे संवाद नाम दिया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटद्वार की जनता ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को भले ही यमकेश्वर विधानसभा से जोड़ा गया हो, लेकिन कोटद्वार में हो रहे कार्यक्रम को शैलेंद्र रावत की मजबूत पकड़ की ओर इशारा कर रहा है। कोटद्वार का जो जहाँ तक विषय है, कोटद्वार के लोगों ने मुझे ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी देखा है, विधायक के रूप में भी देखा है और दायित्व मुक्त होने के पश्चात विपक्ष की भूमिका में भी देखा है। तो कोटद्वार के लोगों के जो है, कोटद्वार को लोगों का स्नेह प्रेम है मेरे साथ, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उपनल और पीआरडी के माध्यम से दून अस्पताल और अन्य अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सभी प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के दौर में अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की, इसलिए इन कर्मचारियों की सेवा को बहाल रखा जाए। वह मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आश्वासन दिया कि आगामी 3 महीने तक कर्मचारियों को सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
उधर जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड पंचायतों के कामकाज को सिखाया जा रहा है, जिसके तहत 5 दिवसीय दौरे पर लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों का 23 सदस्यों का दल उत्तराखंड के विभिन्न पंचायतों में जाकर राज्य के पंचायती राज एक्ट, पंचायतों का विभिन्न ग्रामों विभागों से समन्वय, ग्राम पंचायत विकास योजना आदि की बारीकियों से जानकारी लेने के साथ पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण कर कामकाज को भी निरंतर देख रहा है। उनका कहना है कि अब वो अपने यहाँ पर भी उत्तराखंड की तरह ही पंचायतों के विकास को लेकर कदम उठाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा को स्वास्थ्य महानिदेशक पद पर तैनात किया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से इस संदर्भ में आदेश दिए गए। उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा अभी तक स्वास्थ्य विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थे। शनिवार को निवर्तमान स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती के रिटायर होने के बाद उन्हें नया स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा को फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर डीजी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई। पौड़ी के कोट ब्लॉक में बन रहे सीता सर्किट को लेकर सर्किट हाउस में एसएन बाबुलकर महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीता सर्किट को धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन के तौर पर विकसित करने को लेकर समस्त अधिकारियों से क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट भी मांगी गई। वहीं एसएन बाबुलकर ने कहा कि कोट ब्लॉक में बन रहे सीता सर्किट को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए उनके जरिए निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से माता सीता लोक न्याय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाना है। तो वह स्थानीय विधायक मुकेश कोहली ने बताया कि सीता माता मंदिर अयोध्या में बने श्री राम के भव्य मंदिर की तर्ज पर भव्य बनने जा रहा है। और अभी भी जो है लोग कहते हैं सीता माता लोक न्यास की स्थापना जो है सरकार ने की है और उसे मुझे उस न्यास का मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक समिति भी बनाई गई है, लेकिन अभी उस समिति में कुछ और मेंबर्स को जोड़ा जाना है। आज हम तमाम अफसरों की हमने यहाँ मीटिंग ली। जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं, विधायक जी भी उपस्थित हैं और कुछ विचार विमर्श हमने किया। आज हम वहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं। उस स्थान का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, फिर जो भी वहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको उपलब्ध कराएंगे और तब आगे के जो है उस पर कैसे जो है क्रियान्वयन किया जाएगा इस जो है प्रोजेक्ट का, उस पर विचार किया जाएगा। कि मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि पिछले लगातार 3 सालों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख हमने ये बात रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस विषय को जाना तो मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट शामिल हो गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और आप विश्वास रखिए, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तर्ज पर, ठीक उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश है कि सीता माता लोक न्यास जो हम ये सीता सर्किट बना रहे हैं ये भी ठीक उसी प्रकार से बने और निश्चित तौर पर सीता माता के सर्किट बनने से जो धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है हमारा, इसके साथ साथ हमारे युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।